गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। परमाणु किसे कहते हैं, अणु क्या है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम विभिन्न दार्शनिकों की विचारधाराओं का अवलोकन करेंगे कि भिन्न भिन्न वैज्ञानिक आए, भिन्न भिन्न दार्शनिक आए, जिन्होंने अपने अपने मत रखी, अपनी अपनी विचारधाराएं रखी। सबसे पहले महर्षि कणाद आए थे। एक महान भारतीय दार्शनिक हैं, महान भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद। महर्षि कणाद, इन्होंने क्या बात कही थी, इस पर अपन बात करते हैं। इन्होंने अपनी क्या विचारधारा रही। महर्षि कणाद ने कहा कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जैसे ठोस पदार्थ ठोस के कणों से, द्रव पदार्थ द्रव के कणों से, व गैस पदार्थ गैस के कणों से मिलकर बने होते हैं। यदि किसी पदार्थ को हम विभाजित करते जावे तो उसका अंत में जो अति सूक्ष्म कण आएगा उसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसी बात इन्होंने रखी थी। जैसे ये एक चौक है और इस चौक को अगर हम विभाजित करते जावे और अगर इसको करते जावे, ठीक है, इस तरीके से इसको विभाजित किया, फिर और इसको विभाजित किया, फिर और इसको विभाजित किया, फिर और इसको विभाजित किया, तो इस तरीके से विभाजित करते जाए तो लास्ट में एक ऐसा सूक्ष्म कण आएगा, इसको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। इस अविभाज्य कण को इन्होंने नाम दिया परमाणु। केवल इन्हें परमाणु कहा था, इन्होंने परमाणु कहा, ठीक है। ये बात बताई थी महर्षि कणाद ने। सबसे पहले एक महान भारतीय दार्शनिक आए थे जिसका नाम है महर्षि कणाद। इन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। ठोस पदार्थ ठोस के कणों से, द्रव द्रव के कणों से और गैस गैस के कणों से। और इन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी पदार्थ को हम विभाजित करते जाए तो अंत में एक ऐसा सूक्ष्म कण आएगा जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। अविभाज्य जो पार्टिकल आ रहा है, कण आ रहा है, उसी को इन्होंने परमाणु नाम दिया, परमाणु कहा, ठीक है। लेकिन इसके पश्चात जो एक दार्शनिक आए थे जिसका नाम है पकुधा काव्याम। इसके बाद में जो सेकंड नंबर पर जो आए थे वो आए पकुधा काव्याम। पकुधा काव्याम। पकुधा काव्याम ने कहा, ये भी एक महान दार्शनिक रहे हैं। इन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने अपनी विचारधारा ये दी कि पदार्थ के जितने भी रूप है, ठोस द्रव और गैस, वो सभी रूप जो है अपने अपने कणों से मिलकर बने हैं, अर्थात सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। जैसे ठोस पदार्थ का जो रूप है वो ठोस के कणों से, द्रव पदार्थ का जो रूप है वो द्रव के कणों से, और गैस पदार्थ का जो रूप है वो गैस के कणों से मिलकर बना होता है। ये बात बताई थी पकुधा काव्याम ने, ठीक है। इसके पश्चात जो हमारे पास में आते हैं, एक ग्रीक दार्शनिक आए थे जिसका नाम है महान ग्रीक दार्शनिक जिसका नाम है डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने यह बात कही, इनकी यह विचारधारा रही कि भी प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, ठीक है ना। किसी भी पदार्थ को अगर हम विभाजित करें, मतलब इन्होंने इसका ही विस्तारित रूप दिया, और इन्होंने यह कहा कि यदि किसी पदार्थ को हम विभाजित करते जावे तो उसका अति सूक्ष्म कण अंत में ऐसा आएगा जिसको आगे और विभाजित नहीं कर सकते। इसी अविभाज्य कण को इन्होंने नाम दे दिया, अविभाज्य जो कण है इसको कण को नाम दे दिया एटॉम। अर्थात इन्होंने परमाणु को एटॉम कहा। परमाणु जो शब्द है ना, इस परमाणु को इन्होंने एटॉम कहा। ध्यान देना, परमाणु को इन्होंने क्या कहा? एटॉम कहा। और यही एटॉम शब्द जो है ना,
वो एक ग्रीक भाषा के एटोमियो से लिया गया है। जो ग्रीक भाषा के एटोमियो इस एटोमियो से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा का है शब्द, ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ग्रीक भाषा के एटोमियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य कण, अर्थात जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सके, जिसे बांटा नहीं जा सके। ये बात बताई थी ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने। तो ध्यान दें, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने परमाणु को अविभाज्य कण बताया और इसी को ही इन्होंने परमाणु को एटॉम नाम दिया। इन्होंने कहा कि एटॉम शब्द जो है स्वयं ग्रीक भाषा के एटोमियो से बना है और इसी एटोमियो का जो अर्थ होता है अविभाज्य कण, जिसे विभाजित नहीं किया जा सके, जिसे तोड़ा नहीं जा सके, जिसे बांटा नहीं जा सके। ये बात बताई थी सबसे पहले। तो इस तरीके से हम बात करते हैं विभिन्न दार्शनिकों की, जिसमें सबसे पहले जो आए थे महान भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, जिन्होंने परमाणु को अविभाज्य कहा। लेकिन पकुदा काव्यामय इन्होंने कहा कि भी परमाणु पदार्थ जो होते हैं उनके जितने भी रूप है वो सभी उनके सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। इसके पश्चात एक महान ग्रीक दार्शनिक आए जिसका नाम है डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस, जिन्होंने अविभाज्य कण बताया परमाणु को, अर्थात इसी को इन्होंने एटॉम नाम दिया अंग्रेजी में, और यही एटॉम शब्द ग्रीक भाषा के एटोमियो से लिया गया है, से बना है। तो इस तरीके से ये बातें रही थी। नेक्स्ट, है रसायन विज्ञान के जनक। नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं मैं, रसायन विज्ञान का जनक। रसायन विज्ञान का जनक है एंटोनी लिवोजियर। एंटोनी लिवोजियर। इस एंटोनी लिवोजियर के अनुसार देखें, रासायनिक संयोजन के दो नियम प्रस्तुत किए गए। रासायनिक संयोजन के दो नियम प्रस्तुत किए गए। दो नियम प्रस्तुत किए गए। कौन कौन से हैं? पहला नियम जो है वो ये है, द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित था। तो पहला नियम हम लेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा जो नियम है वो है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। ध्यान दें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा आता है हमारे पास में स्थिर अनुपात का नियम। सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम और इसके पश्चात बात करेंगे स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? ध्यान दें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सबसे पहला नियम हम ले रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नंबर 1, द्रव्यमान रासायनिक संयोजन का पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम रसायन विज्ञान के जनक है जिसका नाम है एंटोनी लिवोजियर। उस एंटोनी लिवोजियर के द्वारा रासायनिक संयोजन के दो नियमों में पहला नियम यह आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम यह कहता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है
तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्रिया कारक में जितना पदार्थ भाग लेता है, जितनी द्रव्यमान का पदार्थ भाग लेता है, उतना का उतना पदार्थ जो है उत्पाद में बनना चाहिए। अर्थात क्रिया कारक में परमाणुओं की संख्या और उनके द्रव्यमान की संख्या या द्रव्यमान और जितना भाग लेती है उतना का उतना जो है वो उत्पाद में बनना चाहिए या बनता है। तो ये बात बताई थी इसमें। अर्थात संपूर्ण अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है, ठीक है ना। अर्थात न तो द्रव्यमान का सर्जन होता है, न ही द्रव्यमान का विनाश होता है, बल्कि संपूर्ण अभिक्रिया में, संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन के दौरान जितना पदार्थ भाग लेता है उतना पदार्थ बनता है। ये बात बताई जाती है, ठीक है, इस नियम के अनुसार। जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन से क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं, H2O बनाते हैं। अब आप देखें, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो वो जल का निर्माण करता है। यहां तीर का चिन्ह दे रखा है। अब ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया को मैंने एक समीकरण के द्वारा लिख दिया। इस समीकरण में दो पद है, एक है क्रिया कारक, एक है क्रिया कारक और दूसरा जो है वो क्या है? क्रियाफल, जिसको अपन बोलते हैं उत्पाद। क्रियाफल जिसको अपन बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। अब क्रिया कारक जब क्रिया करेंगे तो उत्पाद बनाएंगे और इसको एक समीकरण के रूप में मैंने व्यवस्थित कर दिया। अब ध्यान देना, इस अभिक्रिया को, इस समीकरण को हमें संतुलित करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए आप, सबसे पहले दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या हमें बराबर करनी है, तो अपने आप अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। देखिए आप, हाइड्रोजन के यहाँ 2 परमाणु हैं, यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 परमाणु हैं, ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऑक्सीजन के देखो यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का कितना? 1 है। इसलिए अब हम इसके नीचे अगर 2 लगाएंगे तो अणु सूत्र चेंज हो जाएगा, जबकि हमें अणु सूत्र चेंज नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाता है, न कि H2O2 बनाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बनाता है। तो हमें अणु सूत्र चेंज नहीं करना है। अणुओं की संख्या आप बढ़ा घटा सकते हो, बात अलग है। तो आप यहां पर क्या करोगे? यहाँ 2 है तो इसके आगे क्या कर दोगे? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आगे 2 करोगे तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन देखो 4 है। तो अब हाइड्रोजन को 4 करने के लिए क्या करोगे? इसके आगे 2 लगा दोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से यहाँ 4 कर दो, ध्यान देना, क्योंकि ये द्विपरमाणिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, द्विपरमाणिक गैस में है। तो इस तरीके से इसके, ना कि 4th परमाणिक में होता है, तो इस तरीके से इसके जो है आगे आप जो है 2 लगा दोगे। अब यहाँ पर देखो टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी आ रही है? 4। यहाँ ऑक्सीजन के कितने? 2। यहाँ देखो हाइड्रोजन के कितने? 4। ऑक्सीजन के कितने? 2। इसका मतलब दोनों और परमाणुओं की संख्या बराबर आ रही है तो उनका द्रव्यमान भी बराबर होगा। देख लो, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम है, इसका मतलब संख्या कितने? टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी आ रही है? 4 आ रही है। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 4 ग्राम, ठीक है। जबकि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है? 16 होता है। तो 16 दूनी 32, क्योंकि 2 आ रहे हैं तो प्लस कर दो 32 ग्राम। टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास में? आएगा 36 ग्राम, ठीक है। जबकि यहाँ देखो आप, यहाँ पर भी 36 ग्राम आता है। देख लो आप, ये 4 और ये 2 टोटल मिलाकर आप देखोगे यहाँ पर 4 ग्राम आ रहा है, जबकि यहाँ 16 दूनी 32 ग्राम आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे टोटल कितना आ रहा है? 36 ग्राम आएगा। इसका मतलब क्रिया कारक है, कहने का मतलब जितना पदार्थ जो कि क्रिया कारक में भाग ले रहा है उतना का उतना पदार्थ जो कि बन रहा है, ठीक है। इसको मैं एक और अभिक्रिया से भी इसको समझा सकता हूं। जैसे आप देखें, मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जो है सोडियम कार्बोनेट से कराई, सोडियम कार्बोनेट से कराई, Na2CO3 से करवाई। तो आप देखोगे क्या होगा। अब देखो, इसका प्लस है इसके माइनस से, जबकि इसका प्लस इसके माइनस से क्रिया करेगा। तो आप देख लो क्या बनेगा। सबसे पहले बनेगा कॉपर कार्बोनेट बनेगा, और दूसरा जो बनेगा यौगिक वो देखो यहाँ पर 2 है, ध्यान देना, ये कॉपर कार्बोनेट बनेगा। और दूसरा जो यौगिक बनेगा वो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट बनेगा। तो Na2SO4 बन जाएगा, 2 यौगिक बनेंगे। अब जितना पदार्थ मैं कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का लूंगा उतना का उतना पदार्थ जो है वापस जो है कॉपर कार्बोनेट व सोडियम सल्फेट के रूप में बनेगा। इसका मतलब संपूर्ण अभिक्रिया में जो है वो
संपूर्ण अभिक्रिया में जो है द्रव्यमान ना तो निर्मित हो रहा है, न ही इसका विनाश हो रहा है, बल्कि इसका स्थानांतरण हो रहा है। अर्थात इसका जो कि क्या हो रहा है, पूरी अभिक्रिया में संरक्षण हो रहा है, द्रव्यमान का कंजर्वेशन हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब चलती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, और इस रासायनिक परिवर्तन के दौरान हमेशा ध्यान दें, जितना पदार्थ क्रियाकारक में भाग लेता है उतना का उतना पदार्थ द्रव्यमान के तौर पर देखें तो वो क्रिया फलन उत्पाद में बनना चाहिए, बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान दें द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। इसको हम जो है इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, इस तरीके से एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, ये कॉनिकल फ्लास्क लिया मैंने, ठीक है। और इस कॉनिकल फ्लास्क में मैंने क्या किया, पहले जो है वो कॉपर सल्फेट इसके अंदर डाल दिया, कॉपर सल्फेट इसके अंदर डाल दिया, इसको तोल के फिर कॉपर सल्फेट को इसके अंदर डाल दिया। फिर मैंने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट को भी तोल के इसके अंदर डाल दिया, ये लो भी सोडियम कार्बोनेट को भी इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब दोनों का मिश्रण है, कहने का मतलब यहाँ पर कॉपर सल्फेट का भी मिश्रण है, और साथ में जो कि मैंने इसके अंदर क्या डाला है, इसके अंदर डाला है सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों का मैंने मिश्रण डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का मैंने इसके अंदर मिश्रण डाल दिया, ठीक है। अब दोनों को तोलकर अब मैं क्या करूंगा, ढक्कन यहाँ पर कॉर्क का ढक्कन लगा देता हूँ। ये लो भाई कॉर्क का मैंने यहाँ पर ढक्कन लगा दिया। कॉर्क का ढक्कन लगाने के बाद ये कॉर्क है, ये कॉर्क का ढक्कन, कॉर्क का मैंने यहाँ पर ढक्कन लगा दिया और ये कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है। अब मैं इनको अच्छी तरह से हिलाऊंगा, हिलाने के बाद देखेंगे तो इनका वेट तोलेंगे ना तो लगभग वो बराबर आता है। कहने का मतलब हम ये कहेंगे कि जितना पदार्थ भाग ले रहा है उतना का उतना पदार्थ हमें वापस यहाँ पर बनेगा। तो ये इस तरीके से जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट आता है स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट है स्थिर अनुपात का नियम। नंबर 2 पर है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? देखो, स्थिर अनुपात का नियम एंटोनी ल्यूजियर ने दूसरा नियम दिया था रासायनिक संयोजन का, वो है स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम ये कहता है कि किसी भी यौगिक का जो निर्माण होता है ना, वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से होता है। कि जब भी 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड का निर्माण करते हैं। अब इस यौगिक के अंदर उसके जो अवयवी घटक है, मतलब उसके जो तत्व है, उन तत्वों के अंदर जो है ना, जो भी इनके अंदर जो तत्व आएंगे, जो अवयवी घटक होंगे, इसके अवयवी घटक जो होंगे तत्वों के रूप में, इन तत्वों के द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो एकदम फिक्स होगा, निश्चित होगा, स्थिर होगा, ठीक है ना। ये बात ये कह रहा है। अर्थात हम ये कहेंगे कि किसी भी यौगिक के जो तत्व है, उनके अवयवी है घटक, उन अवयवी घटकों के या उनके तत्वों के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो एकदम निश्चित होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे जल की बात करते हैं, H2O। अब आप H2O में देखें, पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं H2O। अब H2O में आप देखो, हाइड्रोजन के यहाँ 2 तत्व है टोटल, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन तत्व है। दोनों तत्वों के परमाणु, क्योंकि दोनों तत्व मिलकर यौगिक बना रहे हैं, ठीक है। अब दोनों तत्वों के परमाणु, एक्चुअली इसकी पूरी परमाणुता कितनी है? 3 है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणु है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन तत्व के कितने परमाणु है? ऑक्सीजन तत्व के कितने परमाणु आप देख ले, ये हाइड्रोजन है और ये है ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन तत्व है जबकि ये ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन तत्व जो है, इस तत्व के 2 परमाणु आ रहे हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन तत्व के कितने परमाणु हैं? यहाँ पर केवल 1 ही है। अब आप देखो, हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणु है, तो यहाँ प्रत्येक परमाणु का हम द्रव्यमान देखेंगे तो हाइड्रोजन तत्व का खुद का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 ग्राम होता है, ठीक है ना। लेकिन संख्या कितनी है? संख्या है यह 2,
कितनी संख्या है? 2 संख्या है, ठीक है, 2 से इसका गुणा कर देंगे। जबकि ऑक्सीजन का देखो यहाँ बीच में मैं लगा देता हूं अनुपात, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन का देखो कितना द्रव्यमान होता है? 16 ग्राम होता है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इनका गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 ग्राम अनुपात क्या हो जाएगा? 16 ग्राम। इसको जब आप काटोगे तो हमारे पास में आएगा 1 ग्राम अनुपात 8 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ अनुपात कितना आ रहा है? अनुपात आ रहा है 1:8 अनुपात आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि 9 ग्राम जल बनाने के लिए हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन व 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है परमाणु की आवश्यकता होगी। ध्यान दें, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि 9 ग्राम जल बनाना है तो ऐसी स्थिति में 1 ग्राम हाइड्रोजन व 8 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु की आवश्यकता होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब भी 9 ग्राम जल का अपघटन किया जाता है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन व 8 ग्राम ऑक्सीजन बनती है। अर्थात इसको कहीं से भी निर्मित करें, चाहे जल को कहीं से भी बनाया जाए, किसी भी क्षेत्र में कहीं से भी अगर इसको बनाते हैं तो इसका अनुपात फिक्स होता है 1 ग्राम और 8 ग्राम, टोटल 1 अनुपात। नहीं, इसका मूलानुपाती जो मूलानुपात जो होगा ना वो फिक्स होगा 1:8, चाहे कहीं से भी बनी हो, कहीं से भी इसको प्राप्त किया जाए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे मैं अमोनिया का लेता हूं। अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं, NH3 ये इसका सूत्र है। अब इसमें 2 तत्व आ रहे हैं, एक आ रहा है नाइट्रोजन और दूसरा आ रहा है हाइड्रोजन। अब आप देखें नाइट्रोजन टोटल इसकी परमाणुता कितनी है? 4 है। अमोनिया के एक अणु में कुल 4 परमाणु आ रहे हैं। एक नाइट्रोजन तत्व 2 आ रहे हैं, लेकिन परमाणु कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। आप देख लो नाइट्रोजन तत्व और हाइड्रोजन तत्व, लेकिन नाइट्रोजन तत्व का 1 ही परमाणु है और हाइड्रोजन तत्व के 3 परमाणु। अब देखो इन तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो देखो फिक्स है। देखो ये है 14 ग्राम, लेकिन संख्या कितनी? 1 है। और अनुपात ये कितना होता है? 1 ग्राम, लेकिन संख्या कितनी है? 3 संख्या है, ध्यान देना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये कितना हो जाएगा? 14 ग्राम और ये कितना हो जाएगा? 3 ग्राम। अब इनके बीच में जो अनुपात आ रहा है वो 14:3 का आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 17 ग्राम अमोनिया बनाना है, दोनों को जोड़ो 17 ग्राम हो गया। 17 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए हमें 14 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु और 3 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु की आवश्यकता होगी। अर्थात हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 17 ग्राम अमोनिया का जब अपघटन करते हैं तो 14 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन बनेगी और 3 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन बनेगी, ठीक है। इस तरीके से जो है हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसको चाहे भले कहीं से भी प्राप्त किया गया हो अमोनिया को, लेकिन इनके तत्वों के द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो फिक्स होता है, निश्चित होता है। यही है स्थिर अनुपात का नियम। ध्यान दें, स्थिर अनुपात का नियम क्या है? प्रत्येक पदार्थ या यौगिक जो होते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। उनके निश्चित अनुपात मिलकर एक निश्चित अनुपात से रासायनिक संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया जल का लिया, दूसरा मैंने लिया अमोनिया का। जल में मैंने देखा तो यहाँ पर जो इसकी कुल परमाणुता 3 आ रही है, क्योंकि किसी भी अणु की परमाणुता उसमें मौजूद कुल परमाणुओं की संख्या होती है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का कितना है? 1 परमाणु है। टोटल इसकी परमाणुता कितनी हो जाएगी? एटॉमिसिटी कितनी होती है? 3। लेकिन यहाँ आप देखें हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है, इसके तत्वों की संख्या। तो यहाँ पर देखो इसके जो द्रव्यमान आ रहा है वो 1 ग्राम, लेकिन इसके परमाणुओं की संख्या कितनी? 2। लेकिन यहाँ देखें 16 ग्राम है, परमाणु की संख्या 1 है। तो इस तरीके से हम इसको काटेंगे तो हमारे पास में जो है वो 1:8, अर्थात 9 ग्राम जो कि जल बनाने में देखें तो हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु और 8 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से चाहिए कहीं से भी बनी हो। इसी प्रकार अमोनिया में है, अमोनिया में देख लो 17 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए हमें 14 ग्राम जो है नाइट्रोजन और 3 ग्राम हमें हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। तो ये है, नेक्स्ट कर लेंगे वीडियो।